हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो बीएससी जनरल स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोर्स कोड है BCHCT 131, यूनिट नंबर 2, डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन एंड मैटर डुअल बिहेवियर इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि इस नाम से ही पता चलता है। लेकिन हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल विच डील्स विद सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, मतलब जिन एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन है उसके रिगार्डिंग एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया गया था बाय बोहर। लेकिन विद मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स it does not give any explanation or wide explanation related to the atomic spectra। और इसके साथ साथ उसने it did not explain the finer details of atomic spectra, मतलब कि लाइन स्पेक्ट्रा नहीं दिया गया था और उसके रिगार्डिंग उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, स्पेक्ट्रा कैसा होगा। लेकिन जब उसमें उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा उस सिस्टम पे, तब उसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी, इस सब को डिस्कस नहीं किया गया था। लेकिन इस यूनिट में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे जो रेडिएशन है उसका नेचर कैसा है और मैटर का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मैटर एंड नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड बिहेव ऑफ लाइट। ये सारे टॉपिक्स हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन का मतलब जब मटेरियल कोई भी एमिशन हो, एमिशन का मतलब होता है इमिट होना, बाहर निकलना, एकदम से बाहर निकलना। तो एमिशन हो या फिर ट्रांसमिशन हो, ट्रांसमिशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफॉर्म होना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना या फिर एमिट होना। किस फॉर्म में? या तो वेव की फॉर्म में या फिर पार्टिकल की फॉर्म में। एनर्जी का एमिट होना या फिर ट्रांसमिट होना किसके थ्रू स्पेस या फिर एनी मटेरियल। मतलब अगर एनर्जी स्पेस में ट्रैवल कर रही है या फिर एनर्जी एमिट हो रही है इन मटेरियल, किसी भी मटेरियल में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। दो फॉर्म्स हैं, कौन सी? वेव और पार्टिकल नेचर। तो अगर वो एमिट हो रही है या फिर ट्रांसफॉर्म हो रही है तो उस एनर्जी ट्रांसमिशन को हम बोलेंगे कि ये क्या है? रेडिएशन है। क्या एमिट हो रहा है? रेडिएशन। रेडिएशन इज बेसिकली एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है हमें पता होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड की फॉर्म में एनर्जी जो है ट्रांसमिट होती है। तो जो लाइट है वो बिहेव करती है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैंने जो बोला लाइट बिहेव्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब क्या है हम पढ़ते हैं। जब लाइट पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये जो बीम ऑफ लाइट होता है वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कि अप एंड डाउन मोशन, ऐसे ऑसिलेट करता है। तो उससे क्या बनता है? वेव मोशन बनती है। तो जो वेव मोशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यही डिस्कस किया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट गिव्स प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर, मतलब कि ट्रैवल करना, वेव का ट्रैवल करना। तो जो वेव ट्रैवल करती है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू स्पेस विद बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देन होता क्या है, ये जो दोनों फील्ड्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव बनाई गई है और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये दोनों फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अगर वेव प्रोपेगेट कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर भी होंगे और आपस में भी दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन हमने पढ़ा है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह एक्ट करती है, लेकिन इसको मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उन पैरामीटर्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पैरामीटर है इट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, इसकी आपको डायरेक्ट डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जस्ट इसको समझना है और सिंबल और यूनिट आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आपको जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आप इसको सॉल्व करोगे। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे कि नाम से ही आप याद कर सकते हो, लेंथ ऑफ द वेव। जो लेंथ होगी वेव की उसे बोलते हैं वेवलेंथ। लेकिन अभी जो वेव होती है उसमें क्रेस्ट होते हैं और ट्रफ। अगर ये लाइन है तो यहाँ पे ये क्रेस्ट होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये ट्रफ होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट या फिर टू
ट्रफ्स, ये जो है इसमें जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस या फिर दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करती है लेंथ ऑफ द वेव। तो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट हैज यूनिट मीटर, डिनोटेड बाय एम, इसकी यूनिट क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर में इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जहां भी कोई वर्ड आ जाए फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ समथिंग पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम वेव की बात कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव ट्रैवल करती हैं। वेवलेंथ क्या था, दो वेवलेंथ के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो इसका सिंबल क्या होगा, न्यू, ये इसको न्यू बोलते हैं। तो इसे ऐसे लिखा जाता है, छोटा स्मॉल वी, और इसको थोड़ा टिल्ट करके लिखा जाता है, दिस इज नोन एज न्यू। तो इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो इसका रिलेशन याद रखिए, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया सी, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे जो सी कांस्टेंट है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 2.998 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आप इसको राउंड फॉर्म में 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में इसी वैल्यू को डिस्कस किया गया है। इसी वैल्यू के कंसर्न में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप इसी वैल्यू को यूज करोगे। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड का मतलब होता है टाइम, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होगा उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पीरियड, कि कितने टाइम में एक वेव ऑसिलेट कर रही है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी एंड यूनिट क्या है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अगर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। तो उसके बाद यहाँ पे अगर वेव नंबर की बात करें, नेक्स्ट पैरामीटर इज वेव नंबर। वेव नंबर मीन्स इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, एंड क्योंकि न्यू की यूनिट क्या है, इट हैज यूनिट मीटर, एंड न्यू बार की यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। सो इट हैज फॉर्मूला 1/λ। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा का फॉर्मूला अगर आप ऊपर देखो तो सी बाय न्यू है, तो 1/λ क्या क्या होगा, न्यू बाय सी। तो यहाँ पे याद रखिए, न्यू हैज फॉर्मूला 1/λ, न्यू बाय सी। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में वेवलेंथ दी गई हो, अगर आपको वेव नंबर निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अदरवाइज अगर आपको वेवलेंथ की बजाय फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ द वेव। यहाँ पे मैंने बनाई है वेव, ये जो हाइट है, हाइट या फिर डेप्थ, हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ विबग्योर। विबग्योर 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर इनके हम डिस्कस करेंगे वेवलेंथ इन द नैनोमीटर, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये विबग्योर, इसकी जो वेवलेंथ है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है, इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आप ये जो फंडा है आप याद रखिए, इस रिलेशन को आप याद रखिए, कई बार ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ जाता है। तो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में है कैलकुलेट वेवलेंथ एंड वेव नंबर। वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा फाइंड करना है, और वेव नंबर मीन्स के न्यू बार आपको फाइंड करना है फॉर अ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आप लैम्डा कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन वैल्यूज। गिवन न्यू हमें गिवन है इन द हर्ट्ज, एंड सी हमें पता है ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में अगर नहीं भी दी गई है तो हमें इसको वैल्यू को याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू। एंड लैम्डा हैज फॉर्मूला सी बाय न्यू। तो सी वैल्यू हमने लिखी है, हमें पता है, और न्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने पुट करी, इन दोनों को डिवाइड करा, आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज। यहाँ पे 10 पर ऊपर गई तो वो बेस सेम पावर्स जो होंगे ऐड कैसे होंगे, यहाँ पे 8 - 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7। अगर आप इसको ऐसे ही एज इट इज लिख सकते हो इन -9 मीटर, मतलब कि यहाँ पे डेसिमल चेंज करा तो -10⁻⁹ मीटर, और 10⁻⁹ मीटर क्या होता है, नैनोमीटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 299.8 नैनोमीटर। दोनों ही आंसर सही हैं। वेव नंबर आपको फाइंड करना था। वेव नंबर के दो फॉर्मूले हैं, या तो 1/λ,
क्योंकि हमने लैम्डा भी फाइंड कर लिया है, या तो लैम्डा या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, न्यू बाय सी। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंने लगा दिया न्यू बाय सी। न्यू वैल्यू हमें गिवन है और सी भी हमें गिवन है, दोनों को डिवाइड करा, हमारे पास मीटर यूनिवर्स में आंसर आ गया। नेक्स्ट आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑफ येलो कलर्ड लाइट, जिसकी वेवलेंथ हमें 560 नैनोमीटर गिवन है। तो लैम्डा हमें गिवन है, हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया जो 10⁻⁻9 मीटर, एंड सी वैल्यू हमें गिवन है, हमें पता है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब इसको फाइंड करना, तो इसको फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी वैल्यू पुट करिए और यहाँ पे लैम्डा वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी, दोनों को डिवाइड करा, आपको हर्ट्ज में आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विबग्योर रिलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट कलर्स। अभी मैंने बोला था कि आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको जो गिवन था वो क्या था कि वेवलेंथ। अगर आप यहाँ पे देखोगे वेवलेंथ आपको गिवन है कि जो जैसे जैसे हम वॉयलेट कलर से रेड कलर की तरफ आते हैं, जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। और हमें ये भी पता है जो वेवलेंथ है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दोनों रिलेशन सही हैं। इसका मतलब अगर किसी भी कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ है तो उसकी मिनिमम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, एंड बाय गोइंग टूवर्ड्स वॉयलेट कलर सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर की है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो आप इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे फ्रॉम रेड कलर टू वॉयलेट कलर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी टूवर्ड्स वॉयलेट कलर इंक्रीज करिए, यही रिलेशन आपको देना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एजम्पशन की गई थी ये डिस्कस करने के लिए कि पार्टिकल के रेडिएशन का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी हमें रेडिएशन के बारे में पता है कि क्या होती है, लेकिन हमें ब्लैक बॉडी का नहीं पता, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सी होती है, किसको बोलेंगे, अगर उस पर लाइट फॉल करेगी, रेडिएशंस फॉल करेंगी किसी भी बॉडी पे, वो सारी की सारी रेडिएशन को अगर एब्जॉर्ब कर ले तो उसको बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मीन्स परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसे बनेगी, अगर वो सारी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होगी, इट इज द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एमिट करेगी उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो क्योंकि सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो इट एक्ट एज गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड रेडिएटर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट करती है, एमिट करती है। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो उतनी ही वो एमिट करेगी। जितनी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही जो एनर्जी है वो रेडिएट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया था। एक हॉलो बॉडी ली गई थी, उसको अंदर से ब्लैक कोटिंग की गई थी, पूरी अंदर से ब्लैक कोटिंग की गई थी, जिसमें एक होल रखा गया था छोटा सा, जहां से एक लाइट इनकमिंग, मतलब लाइट आएगी भी और उसके बाद वहां से इमिट होगी। उसी एक ही होल से लाइट आएगी भी और इमिट भी होगी। अगर उस ओपनिंग से जो लाइट एंटर हो रही है, मैक्सिमम लाइट उसमें एंटर होगी, तो वो लाइट रिपीटेडली जो वॉल्स ऑफ द बॉक्स हैं उससे बार बार टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगी। मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगी, इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी है उसमें जितनी रेडिएशन आई उतनी ही वो एमिट करी है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द वेवलेंथ, क्योंकि रेडिएशन एमिट हुई है तो वेवलेंथ इन द नैनोमीटर एंड रिलेटिव इंटेंसिटी, कि जो इंटेंसिटी का मतलब है कितनी स्ट्रेंथ है उन रेडिएशंस की, कितनी स्ट्रेंथ है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमने क्या करा 3500 रखा है केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेवलेंथ रीजन है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी रीजन सबसे कम है, क्योंकि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो एवरी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे आप देख सकते हैं जो वेवलेंथ है
वेवलेंथ इज मैक्सिमम, रीजन जो है मैक्सिमम है। जैसे जैसे लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ रीजन कम होता जा रहा है। और ये जो मैक्सिमम पीक आप देख रहे हैं, मैक्सिमम इन सभी पीक्स के लिए जो मैक्सिमम पीक देख रहे हैं वो क्या होती है, लैम्डा मैक्स। ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जिसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स वैल्यू है। इस टेम्परेचर के लिए ये लैम्डा मैक्स वैल्यू है, 4500 के लिए ये वाली वैल्यू लैम्डा मैक्स होगी। तो ऐसे ही जितनी पीक्स आएंगी, ये जो पीक आ रही है, ये हम्प आ रहा है, वो क्या होगी, उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी। उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट, ये जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म किया गया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, रेडिएशंस इमिट हुई एंड इट कंटेन्स मोर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रीजन। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, जहाँ जैसे कि आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो वेवलेंथ रीजन है वो उतना ही शॉर्ट होता जा रहा है, मतलब कि वेवलेंथ रीजन कम होता जा रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। इट कंटेन्स मोर शॉर्टर वेवलेंथ रीजन वेदर इट इज फ्रॉम ब्लैक बॉडी और फ्रॉम एनी आयरन पीस, या तो ब्लैक बॉडी से चाहे वो किसी भी आयरन पीस से वो रेडिएशन इमिट हो रही है। ये जो परफॉर्म है, ग्राफ प्लॉटेड है, ये सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इस थ्योरी को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो थ्योरी थी, इसको मॉडिफाई किया गया, इसको दोबारा परफॉर्म किया गया और उसके रिजल्ट्स को चेंज किया गया बाय प्लैंक्स। तो इसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ अजम्पशन चेंज की गई, क्या कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें ऑसिलेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डायमेंशंस हैं। कंसीडर द ब्लैक बॉडी टू कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस। और हर एक ऑसिलेटर की पर्टिकुलर फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूलर हमें बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ऑसिलेटर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में फील्ड है। तो इसका मतलब वो वाइब्रेट कर रहे हैं इन द पर्टिकुलर टाइम। अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी कोई पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। और ईच ऑसिलेटर इमिट एनर्जी ओनली बाय स्पेसिफाइड अमाउंट। क्योंकि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी हमने डिस्कस किया है, उसमें क्या बताया गया था कि जितनी एनर्जी रेडिएशन फॉल कर रही है एट अ टाइम, उतनी ही एनर्जी क्या है वो एमिट हो गई है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या था कि प्लैंक ने बताया कि जो एनर्जी है एज इट इज एक ही टाइम पे पूरी की पूरी जो है रेडिएशन जो है एनर्जी की फॉर्म में एमिट नहीं हो रही है, बल्कि वो स्मॉल पैकेट्स में और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ वो जो है रेडिएशन है वो एमिट हो रही है। तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है एनर्जी जिससे वो एमिट हो रही है, जो एमिशन हो रही है, उसके लिए एक रिलेशन दिया गया। एन ऑसिलेटर हैविंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज इक्वल्स टू एच एन एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू। मतलब क्या कि जो एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट्स में एमिट हो रही है। तो यहाँ पे जो एन है, इट इज एनी नंबर, दिस इज क्वांटम नंबर। तो एनर्जी जो है स्मॉल पैकेट्स में एमिट हो रही है, जिनको बोलते हैं क्वांटम। मतलब कि क्वांटम स्मॉल पैकेट्स को, जैसे कि मैंने बोला, उसको बोलते हैं क्वांटम इन द फॉर्म इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम की फॉर्म में इसका मतलब क्वांटम जो सिंगुलर है उसका प्लूरल क्या होता है, क्वांटा। मतलब कि जो फॉर्म एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में ऑसिलेट हो रही है। ऑसिलेटर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी एमिट हो रही है वो क्वांटा की फॉर्म में एमिट हो रही है। स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ क्वांटा उससे एमिट होते हैं। इसमें जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन एमिट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एन इज क्वांटम नंबर। जो एच प्लैंक कांस्टेंट है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हमने पहले भी पढ़ी है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। उसके बाद जो एच है, हमें ये जो प्लैंक कांस्टेंट दिया गया है, इट इज जस्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है, तो H इज इक्वल टू mv। ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड अजम्पशन क्या थी कि जो ऑसिलेटर है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, बल्कि इट द एनर्जी रेडिएटेड है कंटिन्यूसली बट ओनली इन क्वांटा। मतलब कि जो एनर्जी रेडिएट होती है वो कंटिन्यूसली होने की बजाय इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा
वो एमिट होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और ये जो एनर्जी एमिट होती है वो चेंज होती जाती है। जो एमिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास, वो एनर्जी चेंज होती जाएगी जैसे जैसे जो एन वैल्यू है वो चेंज होता जाएगा। एन का मतलब क्या था? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या बताता है? एनर्जी लेवल स्टेट, एनर्जी स्टेट। तो अगर एनर्जी स्टेट मतलब कि एन चेंज होता है, इसका मतलब क्या चेंज होता है? एनर्जी स्टेट। जैसे जैसे एनर्जी स्टेट चेंज होगा वैसे वैसे जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जैसे कि सपोज कीजिए जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो n+1 तो से लेकर n एनर्जी लेवल तक वो एनर्जी रेडिएट हो रही है, फॉल कर रही है। इसका मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट तक। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी और यहाँ पे n वैल्यू पे जो एनर्जी होगी वो दोनों डिफरेंट होगी। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एनर्जी E1 थी और यहाँ पे E2 है, तो इसका चेंज, कितना चेंज आया एनर्जी में, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा E विच इज गिवन बाय E2 माइनस E1। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमें पता है कि E जो एनर्जी है उसका वैल्यू क्या है? Nhν। तो यहाँ पे E2 के लिए एनर्जी लेवल कौन सा है? n+1। तो मैंने यहाँ पे लिखा n+1 hν। एंड E1 क्या था? E1 के लिए जो एनर्जी लेवल है दिस इज n। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगी Nhν। इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा? Nhν प्लस hν माइनस ये एज इट इज लिख दिया Nhν। तो ये जो वैल्यू से कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास क्या बचा? वी आर लेफ्ट विद वैल्यू डेल्टा E इज इक्वल टू hν। उसके बाद अभी हमने यहाँ से जो हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा है, इससे हमें पता क्या चलता है कि जो एनर्जी चेंज है वो स्मॉल क्वांटम में इमिट होती है, लेकिन अगर वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाती है वो चेंज इन एनर्जी वुड रिमेन सेम। वो चेंज इन एनर्जी सेम रहेगा और कंटिन्यूसली एमिट होने की बजाय जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा एमिट होती है। इट इज गिवन बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट जो इफेक्ट है जो परफॉर्म किया गया, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या है? इसमें अगर डेफिनेशन पढ़ें, जब किसी भी मेटल, सपोज कीजिए कोई भी मेटल है, उसके सरफेस पे अगर लाइट फॉल की जाए तो उसके जो सरफेस पे जितने भी एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इमिट, जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उनको एनर्जी मिली, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे। इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं दोबारा बता देती हूँ। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब? जब व्हेन लाइट इज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कौन सी लाइट? जनरली यूवी लाइट। यहाँ पे एक डायग्राम के साथ आपको समझाया गया है। ये जो मेटल सरफेस है और लाइट, इनकमिंग लाइट है जिसकी एनर्जी होगी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू hν। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव and it strike on the upper surface of the metal, and there on the surface of metal there are variable atoms, and inside the atoms there are electrons, and electron getting excited on falling of incoming light, and they ejected from their surface in the form of फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वो लाइट के फॉल होने पर इमिट होते हैं, तो इसका नाम चेंज करके क्या दे दिया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होते हैं उसके लिए मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, वो मतलब कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी। जिस फ्रिक्वेंसी के साथ, क्योंकि मैं एनर्जी बोल रही हूँ, एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब है लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। कितनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी वेव की, लाइट की, कि जिससे वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इजीली इमिट हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं threshold frequency, and it is denoted by nu naught. A minimum frequency of light required to emit electrons known as threshold frequency. अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कम हो एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भी कम वैल्यू हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तब क्या होंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। मतलब अगर हम चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों
तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी थ्रेशोल्ड, मेटल की जो इलेक्ट्रॉन्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी की। अगर ये वैल्यू इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, देन इमिशन वुड नॉट अकर। तो एक बात याद रखिए कि जैसे जैसे जो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कैसे करेंगे? अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो उनकी मोबिलिटी इंक्रीज कर दी जाए, मतलब कि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जाए, मतलब ये जो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज करी जाएगी वैसे क्या होगा, उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, ये वेलोसिटी अगर, क्योंकि ये मूवमेंट से रिलेटेड है, तो उसकी एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, विच इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इमिशन ऑकर्स। जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन kinetic energy. It means h nu minus h nu naught is equals to half mv square। अगर यहाँ पे देखिए हाफ mv स्क्वायर, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंककि एनर्जी अगर पॉजिटिव वैल्यू हम चाहते हैं कि एनर्जी की तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके लिए ये जो वैल्यू अगर हम बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है इट वुड हैव लार्ज वैल्यू एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, तो इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर कहीं फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो इनका जो डिफरेंस होगा उसके साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। वो नेगेटिव साइन उसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी हैव नेगेटिव वैल्यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स एमिशन डज नॉट अकर। तो एमिशन नहीं होगा। मतलब ये जो हमने अभी बात करी थी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिससे हमें ये पता चला कि क्यों जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपकी बुक में क्वेश्चन है इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग, येलो बल्ब जनरेट सर्टेन फोटोन्स। ये जो फोटोन्स है इट मीन्स ये हमें नंबर दिया गया है फोटोन्स विद लैम्डा, मतलब कि जो येलो बल्ब है ये जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उस लाइट प्रोड्यूस होने के लिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, कब? जिसकी लैम्डा जो वेवलेंथ है वो 560 नैनोमीटर है। हमें ये पता करना है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनकी एनर्जी कितनी थी। एनर्जी अगर पता करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू NH न्यू। देखिए हमें गिवन क्या है? NHC हमें पता है, लैम्डा पता है, हमारे पास तो न्यू नहीं है लेकिन हमारे पास न्यू का फॉर्मूला है इन फॉर्म ऑफ लैम्डा। क्या फॉर्मूला है? न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। वही हम यहाँ पे पुट करेंगे NHC बाय लैम्डा। तो यहाँ पे N वैल्यू पुट करी जो क्वेश्चन में गिवन थी, H वैल्यू, C वैल्यू डिवाइड बाय लैम्डा। आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आप ऐसे ही क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले लिखना होता है कि हमें गिवन वैल्यूज क्या है, जिससे कि हमें वैल्यूज पुट करने में कोई गलती नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट करी। सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, जहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया। ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी, जो डिनोमिनेटर में थी वो भी मैंने एज इट इज लिख दी। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों को डिवाइड करा तो मेरे पास 0.0993, और ये जो 10⁻9 था वो मैं ऊपर लेके गई, 10⁻+9 हो गया। तो यहाँ पे -6 + 9 कितना हो गया? +3, 10⁻3। अब इसको मैंने इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 99.3 जूल। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो हमें अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है, इतने टफ न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। तो आप ऐसे ही बारी बारी से आप इन वैल्यूज़ को, छोटी छोटी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते जाइए और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कितनी फ्रीक्वेंसी
चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएं जिनकी वेलोसिटी गिवन है फ्रॉम द सोडियम मेटल। मेटल कौन सा है? सोडियम। और उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब हमें क्या गिवन है? न्यू नॉट, वो हमें गिवन है। मास भी हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स का गिवन है। हमें पता करना है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अगर न्यू नॉट वैल्यू गिवन है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? न्यू, मतलब हमें न्यू फाइंड करना है। तो गिवन क्या है हमें? वेलोसिटी v, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स m, और h तो हमें पता ही होता है। तो हमने क्या करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जिसमें यहाँ पे मुझे निकालना है न्यू निकालने के लिए मुझे इसे लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी सारी टर्म्स मुझे राइट साइड में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से h कॉमन निकाल लिया। जो h कॉमन निकाला है वो मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ क्या जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो मुझे न्यू चाहिए, तो ये न्यू नॉट उस दूसरी तरफ राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला है। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगी जो सारी मुझे गिवन है। तो मैंने इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको जो था 2 से मल्टीप्लाई किया प्लैंक कांस्टेंट को, ये वैल्यू आ गई। ये मैंने 10⁻⁴ एज इट इज लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू मैंने एज इट इज, मतलब कि जो न्यू नॉट की वैल्यू थी मैंने एज इट इज ऐसे ही उतारी और इन दोनों को डिवाइड करा और 10⁻⁴ वैल्यूज को सॉल्व करा। उसके बाद मुझे इनको प्लस करना है, लेकिन प्लस करने के लिए 10⁻⁴ वैल्यूज को सेम होने चाहिए। तो मैंने इसको 10⁻15 कर दिया। दोनों वैल्यू सेम है तभी ये क्वांटिटीज प्लस होंगी। तो मैंने इन दोनों को जब प्लस करा इंटू 10⁻15 एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्ज यूनिट, मेरे पास आंसर आ गया। तो न्यू क्या है मेरे पास? 1.018 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो रेडिएशन है उसका डुअल नेचर है, लेकिन उसके साथ साथ मैटर भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ मैटर। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप के द्वारा ये प्रूव किया गया कि जैसे रेडिएशन का भी डुअल नेचर होता है वैसे भी मैटर भी एक्ट करता है बोथ लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसका मतलब जो मैटर है उसका भी पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। रेडिएशन का भी हमने पढ़ा डुअल नेचर, अब हम पढ़ेंगे मैटर का भी डुअल नेचर। तो डी ब्रॉगली के द्वारा क्या रिलेशन दिया गया कि जो हर एक पार्टिकल जिसका कि वेव नेचर है उसका जो फॉर्मूला है, उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, क्योंकि जो पार्टिकल है अगर मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा, तो उसके विद रिस्पेक्ट लैम्डा इज इक्वल टू h/p होगा। तो p मोमेंटम है, p वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? m इंटू वी। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? mv। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। दिस इज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिगार्डिंग आपको डेफिनेशन नहीं आती, हमेशा आपको इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आएगा और डेफिनेटली हर साल में ये रिपीट होता ही होता है। तो मैटर वेव्स में हमें पता होना चाहिए कि मैटर वेव होता क्या है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, लेकिन मैटर वेव्स होती क्या है? जो वेव्स material particle waves which are associated with material particles and they follow the de Broglie relationship, these are known as matter waves which are associated with material particle and follow the de Broglie relationship are called मैटर वेव्स। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें वो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक मटेरियल पार्टिकल है, तो हमें पता है कि एटम में न्यूक्लियस है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो वो इसका मतलब है उसके सर्कमफ्रांस पे रिवॉल्व कर रहा है, जिसका सर्कमफ्रांस क्या होगा? 2πr। मतलब जो ऑर्बिट है उसका सर्कमफ्रांस क्या है? 2πr। तो अगर वेव जो है एसोसिएटेड है विद इट, then it is extended round the circle and it can be continuously in the two form in phase only when the circumference of circle is equals to integral multiple of wavelength। मतलब कि जो वेव नेचर है, मैटर का वेव नेचर है, और क्योंकि अगर हम वेव को इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल पार्टिकल को हम एग्जांपल लें कि वो मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द एटम इन द सर्कुलर फॉर्म, वो अराउंड कर रहा है, इसका मतलब उसके पेरिफेरी में अराउंड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका सर्कमफ्रांस तो 2πr होगा। और जो वो उसका सर्कमफ्रांस होगा
होगा वो उसकी वेव मतलब क्योंकि उसका वेव नेचर है तो वो वेव नेचर के साथ वो एसोसिएट होगा। वेव नेचर मतलब कि वेव पार्टिकल, तो वो जो वेव लेंथ है, वेव पार्टिकल का जो वेव लेंथ है वो इंटेग्रल मल्टीपल में होगा। इंटेग्रल मल्टीपल मतलब उस वो इट इज मल्टीप्लाइड बाय पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन। जो एन वैल्यू हो वो क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। आपको यहाँ पे मैंने इन फेस बताया, ये इन फेस के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेट सिग्नल्स यहाँ पे वेव नेचर के लिए दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दोनों डिफरेंट दिखाए गए हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि हमने आउट ऑफ फेस एंड इन फेस की बात करी, आउट ऑफ फेस इन फेस के लिए आप वेव नेचर देखिए, लेकिन अगर आउट ऑफ फेस की बात करेंगे तो जो वेव नेचर है वो यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, और जो उसका जो पार्टिकल है अगर वो एज इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर रहा है इन द पेरिफ्री, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो उसका रिलेशन वेवलेंथ से फॉलो नहीं होता है। तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो है ऑर्बिट है, इन द सर्कल फॉर्म ऑर्बिट है, जिसमें वेव जो है ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। सपोज कीजिए इसका एन वैल्यू 5 है, तो इसको जो 5 टाइम्स इसको ट्रैवल करना होगा 1 2 3 4। अगर ये इंटेग्रल मल्टीपल में है तो ये देखिए जहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद एंड में उसी पॉइंट में वो मीट कर रहा है, तो इसका मतलब जो वेव है इट फिट्स परफेक्टली ऑन द सर्कल। लेकिन यहाँ पे अगर आउट ऑफ फेस की बात करें, यहाँ पे देखिए पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ से है, यहाँ से तो ये स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे वो सेम पॉइंट में मीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सपोज कीजिए अगर यहाँ पे एन क्या है 4 इंटू 1/3, यहाँ पे देखिए इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है, अगर नहीं है तो ये जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना वहीं पे आके उसकी वेव नेचर मीट नहीं कर रही है। दिस वेव डज नॉट फिट एग्जैक्टली ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं ये जो है डायग्राम इट इज प्रूफ ऑफ द वेव नेचर ऑफ मैटर, दैट मीन इट हैज टू बी इंटेग्रल एनी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन वैल्यू विद वेव लेंथ, एंड इट इज follow the rule which is given by n lambda is equals to 2 pi r। तो यहाँ जब हमने रूल पढ़ा है n lambda is equals to 2 pi r, हमें पता है लैम्डा वैल्यू डी ब्रॉगली रिलेशनशिप के द्वारा क्या दिया गया है, h इज इक्वल्स टू एम वी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1, तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा h अपॉन एम वी फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशनशिप इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करा तो फॉर्मूला क्या बना, एन एच बाई एम वी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो मैंने एक साइड कर ली, एन एच बाई 2 पाई, एंड यहाँ से मैंने लिख दिया एम वी आर, एंड एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप में जो हमने पढ़ा है, इट इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड दिस इज हाइपोथेसिस। ये जो सारा है ये क्या है, अभी तक जो आपने पढ़ा है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना जो था वो किसके द्वारा किया गया, डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इन दोनों ने ये डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को पढ़ा, थ्योरेटिकली पढ़ा और उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई किया। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप डायग्राम पे आ जाइए। इस डायग्राम में क्या है ये आपको मैं सभी बताती हूँ, सभी ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है जहाँ पे हाई टेंशन बैटरी लगाई गई है। हाई टेंशन बैटरी के बाद इसको लगाया गया है लो टेंशन बैटरी के साथ, और यहाँ पे लगाया गया फिलामेंट जिसको बोलते हैं हीटेड फिलामेंट। ये टंगस्टन का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिस इज एक्सेलरेटिंग एनोड, और वो ये जो पाथ है यहाँ पे एक स्लिट बनी हुई है जहाँ से वेव जो है ट्रांसफॉर्म होगी, और यहाँ पे एक निकल मेटल जो है इसका निकल का क्रिस्टल यहाँ पे रखा गया है जिसको मानते हैं टारगेट। और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ मूवेबल डिटेक्टर, ये मूव करता है। डिटेक्टर मीन्स यहाँ पे हम जो भी ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ से डिटेक्ट करेंगे। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में बंद किया गया है। ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा इन द वैक्यूम, तो यहाँ पे एयर एंटर नहीं होगी। तो क्या होता है, सबसे पहले इनका काम क्या है, जो हाई टेंशन बैटरी है उसका काम है कि एमिशन हो, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो। जब हाई टेंशन बैटरी हाई वोल्टेज अप्लाई की गई जाएगी तभी एमिशन
होगा इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद क्या है, ये हीटेड फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हीट प्रोवाइड करेंगे और एकदम से स्लिट से ये ट्रांसफॉर्म होंगे। ये जो है वेव नेचर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लाइन दिखाई गई यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ये टारगेट के साथ स्ट्राइक करेंगे, एकदम से स्ट्राइक करेंगे। और उसके बाद ये, क्योंकि इनका अपना एक वेव नेचर है और निकल क्रिस्टल जो है उसमें भी एटम है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन है, उनका भी वेव नेचर होगा। ये वेव नेचर और निकल क्रिस्टल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका वेव नेचर आपस में कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन देगा। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर डिफ्रैक्शन की वजह से आएगा, वो जो बीम बनेगा वो यहाँ से मूवेबल डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने पॉइंट्स अभी लिखे हैं, अभी आपको इजी समझ आएंगे। क्या है, डी ब्रॉगली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोबीम, कहाँ से, फ्रॉम मेटल सरफेस सपोर्टिंग इट्स वेव नेचर, ये पता करने के लिए कि इनका वेव नेचर है। अभी जो टारगेट है वो कौन सा यूज किया गया, सरफेस ऑफ निकल बाय मेजरिंग एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स scattered from metal surface. They conduct experiment in the वैक्यूम में कंडक्ट किया गया और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया गया और एकदम से स्ट्राइक किया गया ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट, दैट इज निकल क्रिस्टल। डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर डिटर्मिन करेगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब वैक्यूम में किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद ये माना गया कि जो इसका निकल मैटर का सरफेस है इट इज स्मूथ, तो ये रफ नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि बाई चांस अगर गलती से भी जब लाइट एयर जो है एंटर कर गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एयर के साथ निकल क्या करेगा, एयर के साथ एकदम से रिएक्शन कर जाएगा, जिससे क्या बनेगा, निकल ऑक्साइड। तो यहाँ पे निकल ऑक्साइड की रफ जो यहाँ पे लेयर बन जाएगी। तो ये रफ लेयर को कैसे हटाया जाएगा, बाय हीटिंग द निकल क्रिस्टल एट हाई टेम्परेचर। जब इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा तो ये जो लेयर बनी है वो इजीली रिमूव हो जाएगी। लेकिन जब तक वो रिमूव नहीं हुई है, लेयर बनी और उसको रिमूव करने से पहले जो टाइम है, उसकी वजह से जो डिफ्रैक्टेड पैटर्न आएगा उसमें अनवांटेड पीक्स भी आ जाएंगी। जो अनएक्सपेक्टेड पीक आएंगी उसका मतलब क्या होगा, वो किसकी वजह से आई, ताकि वैक्यूम में एयर एंटर हो गई है और निकल क्या हो गया, इट गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म निकल ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड एक्सीडेंटली एयर एंटर्ड इनटू चैम्बर एंड निकल ऑक्साइड फॉर्म ऑन सरफेस ऑफ निकल मेटल। टू रिमूव द ऑक्साइड फिल्म हीटेड द मेटल surface at high temperature which led to formation of single crystal areas having crystal plane in metal. Electrons got scattered from these planes and a diffraction pattern with unexpected peak results. तो नेक्स्ट जो मॉडल है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, जो यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है बाय डेविसन एंड जर्मर, उसको स्टडी किया थॉमसन के द्वारा, यही स्टडी किया। और यहाँ से उस जो एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के बाद ये जो डिटेक्ट हुई हैं, जो डिफ्रैक्शन डिटेक्ट हुए हैं, उनको फोटोग्राफ किया गया। और जो फोटोग्राफ जब किया गया तो रिंग्स बन रही थी, वेरिएबल रिंग बन रही थी इन वेरिएबल वेवलेंथ पे, जो डिफरेंट वेवलेंथ पे जो रिंग्स बन रही थी, उन रिंग्स बनने के बाद ये प्रूव हो गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए गए थे उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो था, उससे हमें पता चला कि इन पार्टिकल्स का वेव नेचर भी है। The experiment supported by Thomson when photographed diffraction rings produced when electron pass through very thin metal like aluminium, and the two patterns similar give strong evidence the wave properties of the particle like electron. आपके बुक में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद वेलोसिटी गिवन। वेलोसिटी गिवन है, वेवलेंथ निकालना है, तो उसका रिलेशन क्या हुआ, तो इसका मतलब डी ब्रॉगली, जहां पे ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया, इसका मतलब है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप लगेगा, विच इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एच वैल्यू हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट। एम क्या है, यहाँ पे एम क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या करेंगे, मास लेंगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है वो वैल्यू पुट कर दी, एच वैल्यू एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 10 टू पावर सॉल्व करी, वो मैंने यहाँ पे लिखी, इन दोनों को डिवाइड करा, मेरे पास वैल्यू आई इस
10⁻⁴ को सॉल्व करा, 10⁻⁹ आ गया। इसको मैंने क्या करा, 10⁻⁻10 लिख दिया ताकि मेरी ये पॉइंट जो डेसिमल है वो सेटअप हो जाए 3.32 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ तो एज इट इज लिखा हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये दोनों ही न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इजीली आप एक बार खुद से खुद के बिहाफ पे इनको सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप आंसर को वेरीफाई कीजिएगा। और कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मतलब यहाँ पे डी ब्रॉगली रिलेशनशिप लगाएंगे। एसोसिएटेड विद बुलेट विद मास, मास गिवन है एंड वी गिवन है, एम एंड वी गिवन है हमारे पास, तो गिवन लिख दिया। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, एच हमें पता है, और एम वी को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे वैल्यू आ गई, इन दोनों को डिवाइड करा, 10⁻⁴ वैल्यू को सॉल्व करा, लैम्डा इन फॉर्म ऑफ मीटर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज नॉट वेव नेचर ऑफ मैटर अपैरेंट इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में वेव नेचर ऑफ मैटर हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जो डेली लाइफ है हमारी उसमें क्या आते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जिनका मास और साइज बहुत बड़ा होता है, और उसके रिगार्डिंग जो हमें जो वेव नेचर है वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी लैम्डा बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि जो वेव नेचर पार्टिकल्स हैं उनका मास और उनका जो साइज है बहुत कम होता है उनके रिगार्डिंग, क्योंकि उनका मास, लेकिन उनका मास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है H इज अपॉन एम वी, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो उनका वेवलेंथ बहुत कम होता है जिसकी वजह से हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए यूज किया गया था? ये इट इज यूज टू डिटरमिन पोजीशन, क्योंकि हमें पता है एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो मूवेबल इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम उनकी पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन मतलब कि सपोज कीजिए x, पोजीशन एंड उनका मोमेंटम p दोनों एक ही टाइम पे पता करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग ये बताया गया कि जो वेव नेचर है पार्टिकल का, जो किसी भी मटेरियल का वेव नेचर है उसका अगर हम पता करना चाहें पोजीशन एंड मोमेंटम एट अ टाइम, इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए उनको बोला जाता है, इन टर्म्स को बोला जाता है अनसर्टेन क्वांटिटीज। क्यों अनसर्टेन? क्योंकि एक सर्टेन, हमें सर्टेनिटी इन पोजीशन एज वेल एज सर्टेनिटी इन मोमेंटम हम एक ही टाइम पे पता नहीं कर सकते हैं। इनमें एक वैल्यू अनसर्टेन होगी, दूसरी वैल्यू सर्टेन होगी। तो अगर यहाँ पे पोजीशन सर्टेन है तो ऑटोमेटिकली उनका मोमेंटम अनसर्टेन होगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम है हिजनबर्ग uncertainty principle. To determine position of moving electron by focusing light on it with photons, this will result in the change in its momentum. Increase in position would decrease in the momentum. According to Heisenberg, it is impossible to determine simultaneously determination of exact position of the particle and its momentum. साइमल्टेनियसली हम नहीं पता कर पाएंगे। अगर हमें पता करना हो तो एक वैल्यू अनसर्टेन होगी। तो विद अनसर्टेनिटी इफ वन ऑफ डिटर्मिन एक्यूरेटली देन अदर मस्ट बी लेस एक्यूरेट। अगर एक 100% हम एक्यूरेट बता रहे हैं तो दूसरी लेस देन 100% एक्यूरेट होगी। जो इसका मतलब क्योंकि इनमें एक ही टाइम पे एक वैल्यू सर्टेन है, दूसरी वैल्यू अनसर्टेन है, तो हम उसके लिए अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं पैरामीटर डेल्टा, मतलब कि चेंज। डेल्टा पी एक्स मोमेंटम इंटू डेल्टा एक्स पोजिशन विच इज गिवन बाय प्लैंक कांस्टेंट। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या रिलेशन दे रहा है? प्लैंक कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स विच इज इक्वल्स टू एच। दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय द हिजनबर्ग। ये आपकी बुक में जस्ट इतना ही है, इसकी सिर्फ थ्योरी आपको पढ़नी है और आपको ये आपके समझने के लिए है। फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, जो था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन
और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। उसके बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मैटर है वो उसका वेव नेचर, पार्टिकल नेचर पढ़ा। वेव नेचर हमने डी ब्रॉगली रिलेशनशिप के द्वारा पढ़ा, लेकिन वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल हिपोथेसिस था वो कंसेप्ट, इसीलिए उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया बाय डेविसन एंड जर्मर। तो हमने ये दोनों नेचर, दोनों जो रेडिएशन एंड मैटर हैं उनके दोनों डुअल बिहेवियर हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको हम वहाँ पे आपका जो क्वेरी है वो हम आपको सॉल्व करके देंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।